हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम इनकम टैक्स की स्टडी करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाती है, यानी किसी भी करदाता यानी टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि हम बेसिक कंसेप्ट में ये देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले असेसी। असेसी मीन्स क्या होता है यहाँ पर? करदाता। अब करदाता कौन होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेकंड नंबर पे इसका सेकंड कंसेप्ट लेंगे हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर। इसका बहुत महत्व है इसके अंतर्गत इनकम टैक्स में, इसलिए ज़रा इस पर ध्यान देना, प्रीवियस ईयर। तीसरा लेंगे हम इसमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर। फोर्थ नंबर पे हम ले लेंगे यहाँ पर जीटीआई, ग्रास टोटल इनकम, सकल कुल आय के नाम से जाना जाता है। तो हम इसमें अब सबसे पहले क्या देखेंगे, देखते हैं। हम जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में कब बना था? 1961 में, है ना। 1961 में ये बनाया गया था। और इसके अंतर्गत हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। तो टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत हम क्या क्या लेंगे इसके अंतर्गत थोड़े कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम असेसी ले रहे हैं। तो असेसी कौन होता है? सबसे पहले हु आर असेसीज, कौन होते हैं असेसीज? हमको ये करदाता कौन कौन होते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो करदाता यहाँ पर कोई इंडिविजुअल ही नहीं होता है, इंडिविजुअल के अलावा यहाँ पर फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो सरकार को ऐसे व्यक्ति जो कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? करदाता। यानी जैसे सपोज करो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, इसको कर कौन कौन देगा? एक तो इंडिविजुअल देता, कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल। सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई फर्म, कंपनी, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं इसको, ओके। और इसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये सारे व्यक्ति जितने भी मैंने बताए सारे के सारे ये सरकार को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। तो सरकार जिन व्यक्ति से टैक्स वसूल करती है, लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? असेसी, यानी टैक्स पेयर। यानी असेसी को हम यूँ भी कह सकते हैं कि सरकार की नज़र में, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में जो व्यक्ति कर देने के लिए लायबल है, जिम्मेदार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करदाता बोलते हैं, ओके। तो ये असेसी का मीन्स क्या हुआ? करदाता। दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ देखेंगे इसके अंतर्गत। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं कि हर एक यहाँ पर करदाता की कोई पहचान होती है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम पेन नंबर, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर के नाम से जानते हैं। PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर मिलता है। उस पेन नंबर के आधार पर ही उसको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और सबकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न की डेट होती है सबकी अलग अलग है, जिसकी आगे हम स्टडी करेंगे, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्या होता है। जैसे जिस ऐसा वर्ष होता है ये प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर ऐसा वर्ष होता है जिसमें करदाता विभिन्न डिफरेंट टाइप के जो टाइटल्स होते हैं, उसमें अभी हम आगे देखेंगे टाइटल होते हैं, उसमें क्या क्या अर्निंग करता है वो सारे के सारे उसमें आते हैं। तो ऐसा वर्ष जिसमें करदाता ने कोई इनकम कमाई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। अब जैसे प्रीवियस ईयर अभी हमारा गया 2021 आया ये, तो ये ऐसा वर्ष था जिसमें करदाता ने अपनी करयोग्य सीमा से, करयोग्य सीमा कितनी होती है ध्यान रखना, 2.5 लाख रुपए तक, यानी 2,50,000 तक सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता है। और उसके बाद यानी 2.5 लाख को क्रॉस कर जाए तो फिर वो टैक्स देने के लिए बाध्य है, ओके। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 2021 लिखा है मैंने, यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी हमारा जो असेसी का फाइनेंशियल ईयर होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होके उसके अगले साल के मार्च में खत्म होता है। यानी कि ये 2 ईयर जब भी आते हैं तो 20 के तो 9 मंथ होंगे और 21 के कितने होंगे? 3 मंथ। इस तरह से 12 मंथ का जो ईयर होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। यानी गत वर्ष एक तरह से फाइनेंशियल ईयर ही है, ओके। अब इसके बाद देखेंगे कि टैक्स पेयर ने जिसमें इनकम कमाई थी उसका टैक्स कब पेमेंट करना पड़ेगा? उसको जस्ट अगले साल, यानी 2021 में उसने कमाया है तो उसका टैक्स 2021 में 31 मार्च तक नहीं देना है, उसका टैक्स हमको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर यानी कि यहाँ पर ले सकते हैं हम 2021, 22। तो प्रीवियस ईयर का जस्ट अगला ईयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। इसको हिंदी में कहा जाता है कर निर्धारण वर्ष। यानी प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाएगा उसका टैक्स उसको कब देना होगा? उसके नेक्स्ट ईयर में
उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ओके, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, जो कि है ग्रास टोटल इनकम। अब ग्रास टोटल इनकम क्या होती है, अब उसके पहले हम ये देखते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जब टैक्सेबल इनकम निकालना हो तो उसके पहले हमको उसकी ग्रास टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ती है। और ग्रास टोटल इनकम में एक व्यक्ति या फर्म या कंपनी या एचयूएफ के द्वारा जो जो शीर्षक में इनकम कमाई जाती है वो सारे शीर्षक इसमें हेड लिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो इंडिविजुअल के केस में हम सबसे पहले इंडिविजुअल के केस में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये बड़े आसान हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल के केस में हम ध्यान रखना कि यहाँ पर 5 हेड लेंगे, 5 हेड, यानी सकल कुल आय क्या होती है, यानी कि किसी भी करदाता के द्वारा किसी पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर वर्ष में जो इनकम कमाई जाती है वो 5 हेड के अंतर्गत सरकार ने उसको क्लासिफाई किया है। वो 5 हेड कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं इसके अंतर्गत। ओके, तो हम ये देखेंगे 5 हेड कौन कौन से। सबसे पहले लेंगे ग्रास टोटल इनकम के अंतर्गत इनकम फ्रॉम, ए नंबर ले लेते हैं इसको हम, और यहाँ लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी यानी एक व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी करदाता के द्वारा अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर वो कहीं काम कर रहा है व्यक्ति, यानी कि जहाँ पर काम करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, जो उसका मालिक होता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, और एम्प्लॉयर के द्वारा जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो भी नगद राशि दी जाती है, जितने भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, भत्ते होते हैं, भत्ते मतलब जैसे डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, कन्वेंस अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, एजुकेशन अलाउंस होता है, बोर्डिंग अलाउंस होता है, और इसके अलावा कई फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। कई फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है, तो वो फैसिलिटीज़ भी सैलरी के अंदर का शामिल करेंगे। मतलब सैलरी में खाली बेसिक सैलरी नहीं आती है, एक व्यक्ति की जो भी सैलरी होती है उसके कई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हमको ध्यान रखना कौन कौन से भाग आएंगे इसके अंतर्गत। सैलरी में हम क्या लेंगे, यहाँ पर जितनी भी केस रिसिप्ट हुई है, केस रिसिप्ट्स हुई है वो लेंगे इसमें। जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं इसमें सबसे मेन सुना होगा आपने, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये है ना, और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, तो ये अलाउंसेस होते हैं। इसके अलावा इसमें और एक चीज़ और ली जाती है जिसको हम बोलते हैं परक्यूजिट्स, फैसिलिटीज़ भी कह सकते हैं उसको, फैसिलिटीज़। तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ये जितनी भी प्राप्तियां होगी ये सब मिला के क्या बनती है, सैलरी में सैलरी बनती है, और सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। ओके, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी का जो फिगर आएगा इसकी हम कैलकुलेशन बाद में पर्टिकुलर हर एक हेड की जब हम आगे स्टडी करेंगे तो उसमें हम अलग अलग ये सैलरी में निकालना देखेंगे इसके अंतर्गत कि किस तरह से कैलकुलेट की जाती है सैलरी। फिर उसमें एसडी भी मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस पे भी उनको क्या दिया जाता है, डिडक्शन दी जाती है। सरकारी कर्मचारी की दशा में 5,000 रुपये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ओके, तो इनकम फ्रॉम सैलरी होती है सबसे पहला हेड। अगला हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी किसी असेसी का के पास अगर एक मकान है और वो पूरा का पूरा उसके रहने में अगर यूज हो रहा है तो सरकार इस पर कोई टैक्स नहीं लेती है। लेकिन अगर मोर देन वन हाउसेस है ना, मोर देन वन हाउसेस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, सरकार एक मकान को तो छोड़ देगी, बोले आप सेल्फ ऑक्यूपाइड आपका, चलो ये मान लेते हैं हम, लेकिन बाकी के जो हाउस होते हैं, जितने भी हाउस होंगे एक को छोड़ के, तो बाकी को सबको रेंटल हाउस माना जाएगा, भले ही उसने रेंट पे दिए हो या ना दिए हो, रेंटल हाउस मानेंगे। और रेंटल हाउस के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन करेंगे। जब हम ये कैलकुलेशन करना सीखेंगे, इसका जब टॉपिक आएगा तब उसकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले उसमें हम फेयर रेंट लेते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन लेते हैं, रेंट रिसीव लेते हैं, इनकी कंपैरिजन करेंगे। तीनों में जो वैल्यू ज्यादा आती है उसमें से वहां पर जितना म्यूनिसिपल टैक्स होता है माइनस कर दिया जाता है, जो कि किसके द्वारा पेड हो, इसके अंतर्गत मालिक के द्वारा, तो ये घटा देते हैं। नेट एनुअल वैल्यू आती है उस पर डिडक्शन देते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये हमारा हेड नंबर हो गया सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी। ओके, अब तीसरा हेड आता है, सरकार ने जो तीसरा क्लासिफिकेशन के अंदर जो हेड दिया है वो आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो तीसरा हेड आएगा हमारा यहां पर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और प्रोफेशन। अब बिजनेस और प्रोफेशन, अब ये क्या होता है, बिजनेस जिसमें कि हम माल का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी माल बेचते हैं,
माल या तो बना के बेचेंगे या बना बनाया खरीद के बेचेंगे, यानी हम सेल कर रहे हैं और उसके बदले में क्या ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, नगद पैसा आ रहा है हमारे पास, तो वो बिजनेस होता है, प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये यहाँ पर इनकम का मतलब होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। और प्रोफेशन में इनकम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और प्रोफेशन मतलब होता है कि जिसमें हाई एजुकेशन की आवश्यकता होती है, इसके अंदर माल का एक्सचेंज नहीं होता है, इसके अंदर सर्विस प्रोवाइड की जाती है ना, प्रोफेशनल के द्वारा। तो जो फीस प्राप्त होती है वो सब यहाँ पर आएगी, उसमें गेन बोलेंगे। यानी जो इनकम हुई बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट है, लेकिन प्रोफेशन के लिए क्या होती है, वो गेन होती है। ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको। अब 4th नंबर वाला हेड लेंगे हम यहाँ पर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसको हिंदी में बोला जाता है पूंजी लाभ। यानी पूंजी लाभ क्या होता है, यानी कोई असेट्स को हम सेल आउट करते हैं, असेट्स को किसी करदाता के द्वारा प्रीवियस ईयर में बेचा जाता है, और उस पर अगर उसको ज़्यादा में बेचा, उसने खरीदा था उससे ज़्यादा कीमत में बेचा है, तो जो प्रॉफिट होता है उसको बेचने पर, यानी जो गेन होता है, एक्चुअल में प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते हैं, गेन होता है, तो गेन पे सरकार टैक्स लेती है। आइए तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें 2 प्रकार से हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ते हैं, यहाँ पर गेन निकालना पड़ते हैं। एक तो होएगा इसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको बोलते हैं LTCG, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, इसके लिए कुछ हमको टाइम पीरियड याद रखना पड़ता है और असेट्स याद रखना पड़ती है। जैसे कि इसकी कैलकुलेशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कब होगा इसके अंतर्गत। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर ध्यान देना, अगर जैसे सिक्योरिटीज है कोई, यानी शेयर या डिबेंचर है, शेयर डिबेंचर, ऐसी हम अगर ये सिक्योरिटीज को अगर सेल करते हैं, यानी हमने खरीदा, खरीदने के बाद हम ये देखेंगे कि हमने वो 12 महीने के अंदर ही बेच दिए या 12 महीने के बाद बेचे, या 12 मंथ का पीरियड चलता है इसके अंतर्गत, जो बेस पीरियड है इसका 12 मंथ से अगर कम हुआ, यानी खरीदना बेचना 12 मंथ के अंदर ही हो जाता है, 12 मंथ के अंदर ही हो जाता है, तो ऐसा कैपिटल गेन कौन सा कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और हमने शेयर डिबेंचर को खरीदा और बेचा, 12 महीने बाद बेचा, तो ऐसी कंडीशन में हमको जो गेन होगा वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हमको वहां पर इंडेक्स कॉस्ट निकालना पड़ती है, इंडेक्स कॉस्ट के आधार पर हम वहां पर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ओके, शेयर डिबेंचर के केस में तो मैंने 12 मंथ बताया। अब जैसे बिल्डिंग के केस में देखते हैं, बिल्डिंग के केस में तो बिल्डिंग हो या फिर लैंड हो, इसके केस में हमको 24 मंथ याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पर, 24 मंथ। यानी कोई हमने लैंड या बिल्डिंग खरीदी और बेची, तो 24 महीने के अंदर ही खरीदना बेचना हो गया, यानी 2 साल, 2 साल के अंदर ही खरीदी और बेच दी, दोनों कंडीशन हो गई, दोनों एक्टिविटीज हो गई, तो उस पर जो गेन होगा हमारा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और कोई हमने लैंड बिल्डिंग खरीदी और उसको 24 महीने से ज़्यादा, 24 मंथ से यानी 2 ईयर्स से ज़्यादा हमारे पास रखा और उसको सेल आउट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। याद रखना, 24 से कम है तो शॉर्ट टर्म, 24 से ज़्यादा रख के सेल आउट किया तो लॉन्ग टर्म। तीसरा केस होता हमारा अदर, इनको छोड़ के, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, है ना, और ऑर्नामेंट्स जो भी होते हैं, ऑर्नामेंट्स ले सकते हैं हम यहाँ। तो इसके लिए 36 मंथ्स याद रखना। 36 मंथ मीन्स 3 ईयर, पहले वाले के लिए 1 ईयर, सेकंड के लिए 2 ईयर्स, तीसरे के लिए 3 ईयर्स। तो ये 36 महीने से अगर कम हमने हमारे पास गोल्ड, सिल्वर या ऑर्नामेंट्स रखे और सेल आउट कर दिए, 36 महीने के अंदर ही खरीदना बेचना हो गया, मतलब अंदर रखे, तो फिर कौन सा कैपिटल गेन होगा। अब आप आराम से सोच सकते हैं, 36 को क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी खरीदने बेचने का जो टाइम पीरियड है 36 को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ शॉर्ट टर्म। और अगर 36 महीने से ज़्यादा, मतलब वो 36 महीने से ज़्यादा मतलब 3 साल से ज़्यादा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, है ना, जितने भी पीरियड रखा अपन ने 36 महीने से ज़्यादा, और उसके बाद सेल किया, तो जो बेचने का जो सेल्स कंसिडरेशन होता है उसमें से उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि उसकी लागत घटा दी जाएगी, उसकी भी इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे अगर 36 महीने क्रॉस कर गए। मैंने पहले भी बोला है भैया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हमको इंडेक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगी, जिस साल में बेचेंगे उस साल उसकी क्या प्राइस है और बेचा कितने में, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कैपिटल गेन होगा। उसमें सेलिंग के खर्चे घटा दिए जाते हैं,
ओके। उसके बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद जो फिगर आता है, कैपिटल गेन आता है, सरकार उस पर टैक्स लेती है और वो हम यहाँ पर जीटीआई के अंदर उसको शामिल करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इसको बोलते हैं हिंदी में अन्य साधनों से आय। अब अन्य साधन कौन से हैं? यानी एक करदाता ने सैलरी से कमा लिया, या हाउस प्रॉपर्टी से कमा लिया, बिजनेस से कमा लिया, या प्रोफेशन से कमा लिया, कैपिटल गेन से कमा लिया। अब ये चार हेड में ऐसी इनकम जो चारों हेड में नहीं आ रही है, चारों हेड में नहीं आएगी, तब सरकार ने क्या करा, बाकी की सब अदर्स काय में रख दो, ये इधर अदर सोर्सेस में। तो इसमें कौन कौन सी इनकम आती है थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। इसमें कैजुअल इनकम का याद रखना आप। तो सबसे पहले कैजुअल इनकम यानी आकस्मिक आय। आकस्मिक मतलब अचानक प्राप्त हो गया पैसा। अचानक कैसे होगा? जैसे हमने हार्स रेसिंग में पैसा लगाया, घुड़दौड़ में है ना कंपटीशन होते हैं, उसमें पैसा लगाया, जीत गए, या ताश के गेम में जीत गए, यानी किसी प्रकार का हमने स्पेक्यूलेशन किया और वो उस पर हमको कोई इनकम प्राप्त हुई हो, तो वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी। कैजुअल इनकम के अलावा हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? अब जैसे डिविडेंड, अगर फॉरेन कंपनी के हमने शेयर खरीदे और उस पर कंपनी हमको क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है, या फिर डिवेंचर खरीदे तो इंटरेस्ट दे रही है, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होते हैं अदर सोर्सेस में। इसके अलावा सपोज करना कि हमने कोई ऐसी इनकम प्राप्त हुई हो जो सरकार को डिस्क्लोज नहीं की है, तो सरकार उसको क्या बताएगी? भले ही हमने कमाई हो लेकिन सरकार को शो नहीं कर रहे हैं, तो वो इनकम भी इसके अंतर्गत अनडिस्क्लोज्ड इनकम के नाम से उसको जाना जाता है और उस पर सरकार टैक्स लगाती है। ये छापा पड़ता है, जब रेट पड़ती है इनकम टैक्स की, तो ऐसी कंडीशन में वो कई बार टैक्स पेयर जवाब नहीं दे पाता कि ये इनकम कहाँ से लाया हो, तो सरकार क्या करेगी? चारों हेड में नहीं आ रही, उसने बताई नहीं, तो फिर सरकार क्या करती है? यहाँ पर जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पर अदर सोर्सेस में उसको ऐड करके उसको टैक्सेबल मान लेते हैं। इसके अलावा फिर कोई जैसे तस्करी कर रहा हो, स्मगलिंग कर रहा है कहने का मतलब, तो उसकी इनकम भी यहाँ पर शामिल होती है। और इसके अलावा रॉयल्टी की इनकम प्राप्त होती है और कई इनकम आएगी जो हम जब चैप्टर को पूरा क्लियर करेंगे तब देखेंगे। तो ये 5 हेड जो मैंने बताया, इसकी इनकम को हम टोटल लगा देंगे। इसकी इनकम का हम टोटल लगा देते हैं। ये टोटल आ जाएगा 5 हेड का, इसको बोलेंगे ग्रास टोटल इनकम, सकल कुल आय, यानी किसी इंडिविजुअल की ये ग्रास टोटल इनकम आ गई। अब इसमें से कुछ डिडक्शन दी जाती है, इन सब का टोटल लगाएंगे, ध्यान देना। अब इसमें से कुछ डिडक्शन देते हैं इसके अंतर्गत, तो ये देखेंगे, ये डिडक्शन को हम क्या कर देंगे? या तो लेस लिख देते हैं हम, यहाँ पर लेस कर देंगे। कुछ डिडक्शन लेस कर दी जाती है, डिडक्शंस। अब कहाँ से कहाँ तक आती है डिडक्शन? अंडर सेक्शन, ये अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, अंडर सेक्शन 80U तक, 80C से 80U तक की डिडक्शन को हम माइनस करेंगे। अभी मैं इसमें अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, पूरा डिटेल में लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि कई डिडक्शन दी जाती है, फिर भी थोड़ा सा उसका रेफरेंस दे देता हूं मैं। तो 80C से 80U तक की हम डिडक्शन माइनस करेंगे इसके अंतर्गत। ये सारी डिडक्शन 80C से 80U तक की आ रही है, 80C से 80U तक की, ये सब माइनस कर देंगे, तब जाके हमको क्या प्राप्त होगी? टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम प्राप्त होती है। अब ये 80C से 80U में देखेंगे हम। 80C देखो कौन कौन सी अंडर सेक्शन आएगी इसके अंदर? 80C आती है, 80CCC आती है, 80CCD आती है। 80C के अंतर्गत किसकी डिडक्शन मिलती है इसके अंतर्गत? जैसे LIP प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी इसके अंतर्गत, या बच्चों की, हमारे जैसे करदाता के बच्चे अगर सपोज करो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिल जाएगी। या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एट द इशू के अंतर्गत, उसकी डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा जैसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया हो एम्प्लॉई ने, उसकी डिडक्शन मिल जाती है। अगर एम्प्लॉयर देता है वो तो ऊपर ऐड हो जाएगा इसके अंदर सैलरी के अंतर्गत, लेकिन एम्प्लॉई ने अगर जो कंट्रीब्यूशन किया है RPF में या स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। पर याद रखना, जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन किया तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। ये तो 80C की बात हो गई हमारी। इसके अलावा इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन होता है उसकी डिडक्शन भी मिलती है। फिर 80CCC लेंगे हम उसके अंतर्गत, तो 80CCC के अंतर्गत हम किसकी डिडक्शन देंगे? वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी,
या इंश्योरेंस कंपनी या LIC के द्वारा कोई अगर पेंशन फंड स्कीम चलाई जाती है और उसके अंदर किसने कंट्रीब्यूशन किया हो, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया हो, तो उसकी डिडक्शन उसको ATCCC के अंतर्गत मिलेगी। इसी तरह से ATCCD के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई पेंशन स्कीम है और उसके अंदर सरकार ने या फिर कर्मचारी ने कोई कंट्रीब्यूशन किया हो तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो याद रखना ATCCD के अंतर्गत तीनों मिला के 1,50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है, इससे ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसी प्रकार ATD की डिडक्शन आएगी, वो ATD के अंतर्गत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है, जो कि अगर सेल्फ मतलब करदाता के द्वारा खुद के जीवन पर या उसके पत्नी पर या उसके डिपेंडेंट बच्चों पर ली गई है तो 25,000 की डिडक्शन मिलती है उसके अंतर्गत। और अगर सपोज करो डिपेंडेंट अगर पेरेंट्स है जो 60 ईयर्स तक के हैं तो उसकी डिडक्शन उनको 25,000 मिलेगी इसके अंतर्गत। और सीनियर सिटीजन होने की दशा में वहाँ पर 30,000 मिलती है। इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इसके बाद हमको मिलती है इसके अंतर्गत ATDD की डिडक्शन मिलती है। ATDD की डिडक्शन के अंतर्गत क्या आएगा वहाँ पर, जैसे कि सपोज करो कोई हैंडीकेप्ड पर्सन है हम पे डिपेंडेंट, यानी करदाता पे डिपेंडेंट हैंडीकेप्ड पर्सन है और उसके लिए उसने कोई खर्चा किया है, खर्चे कर रहा है उसके मेंटेनेंस के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए उसने कोई डिपॉजिट किया है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी इसके अंतर्गत। ओके, तो वो 75,000 की मिलती है। और अगर सपोज करो 80% तक की अगर वो डिसेबिलिटी है, उसकी सीवियर डिसेबिलिटी, तो ऐसी कंडीशन में 1,25,000 की मिलेगी। हो गया। इसके बाद ATDDB की मिलती है डिडक्शन कि अगर कोई व्यक्ति सपोज करना कि इसके अंतर्गत मेडिक्लेम के अंतर, जैसे मेडिक्लेम का तो हमारा ATD का आया था और यहाँ पर ATDDB के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या है अगर अपना मेडिकल खर्चा करता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी 40,000 तक डिडक्शन मिलेगी। ओके, वो ध्यान रखना ATD के अंदर वो प्रीमियम की राशि थी और यहाँ वास्तव में खर्चे हो रहे हैं ATDDB के अंतर्गत, तो वास्तविक खर्चों की उसको कहाँ तक डिडक्शन मिलेगी, इसके अंतर्गत 40,000 तक मिलती है। इसके बाद हमारी मिलती है ATE के अंतर्गत। ATE के अंतर्गत कौन सी डिडक्शन मिलेगी ये याद रखना इसके अंतर्गत कि अगर किसी करदाता ने अपने बच्चे के लिए अगर सपोज करना फॉरेन में अगर वो स्टडी कर रहा, हायर एजुकेशन के लिए उसने लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। और उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन जितना भी इंटरेस्ट चुकाया हो, जैसे 10 लाख का उसने लोन लिया, 10% की रेट से लिया तो 10 लाख का 10% निकालेंगे 1 लाख रुपए तक की उसको डिडक्शन मिलेगी। ओके, इसके बाद ATG की मिलती है कि सरकार की अगर कोई नेशनल स्कीम के अंतर्गत, नेशनल फंड स्कीम के अंतर्गत अगर हमने डोनेशन किया हो तो 100% की डिडक्शन मिलती है। और जो सरकार के द्वारा मान्य नहीं है ऐसे फंड के अंदर हमने अगर सपोज करो डोनेशन दिया है तो उसकी हमको 50% की डिडक्शन मिलेगी। सरकार को अगर हमने फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए अगर किसी प्रकार का डोनेशन दिया है तो उसकी हमको डिडक्शन मिलेगी 100% की। पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जैसे कि, तो उनको अगर हमने डोनेशन दिया है तो वहाँ पर भी हमको 50% की डिडक्शन मिलती है। ATG के बाद ATGG की डिडक्शन मिलती है। ATGG की डिडक्शन के अंतर्गत हम वहाँ देखेंगे कि उसमें अगर कोई व्यक्ति जैसे कि सर्विस कर रहा है कोई व्यक्ति, उसके एम्प्लॉयर से उसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, कोई मकान भी नहीं है उसका, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति यहाँ पर ATGG के अंतर्गत जो रेंट पे करता है उस रेंट के पेमेंट की डिडक्शन प्राप्त कर सकता है। ओके, इसकी कैलकुलेशन हम आगे सीखेंगे। इसके बाद हम ATGG के बाद हम ATGGC लेते हैं। ATGGC के अंतर्गत क्या होता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमने डोनेशन दिया यानी कंट्रीब्यूशन किया हो, जैसे इलेक्शन के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको कोई चंदा दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी यहाँ पर जो भी राशि। इसके बाद हम देखेंगे कि रॉयल्टी की डिडक्शन मिलती है। अगर किसी पब्लिशर के द्वारा किसी राइटर को अगर कोई रॉयल्टी दी जाती है ना, तो ऐसी कंडीशन में रॉयल्टी की अमाउंट जो होगी वो और 3 लाख रुपए जो दोनों में कम हो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, इसके बाद ATIA की मिलती है इसके अंतर्गत। अगर किसी हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुई या कोई जो नए जो हमारे फंड मतलब आधारभूत उद्योग बोलते हैं जिसको हम, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे, अगर किसी हमने ऐसी जगह पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जो बैकवर्ड है तो वहाँ पर अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो हमको 100% तक जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसकी डिडक्शन मिलती है उसके अंतर्गत। या और दूसरी जैसे टेलीकम्युनिकेशन होते हैं तो उसके केस में वहाँ पर हमको उसमें इनकी डिडक्शन मिलती है, ये देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ATU के अंतर्गत
अगर कोई व्यक्ति 80% से ज़्यादा डिसेबल है यानी हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 80U के अंतर्गत डिडक्शन का भी प्रोविज़न किया गया है इनकम टैक्स में। तो ये सारी 80C से 80U तक की डिडक्शन हम माइनस कर देते हैं तो हमको प्राप्त होती है यहाँ पर टैक्सेबल इनकम। तो हमारा जो टॉपिक था आज यहाँ पे एंड होता है। जय हिंद।